नमस्कार, स्वागत है आपका गोदान की चौपाल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं कहानियों के फोरम किस्सा कहानी पर आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूं और आप मेरे साथ 20 अध्याय तक बने रहे। आज 21वें अध्याय की बारी है। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और स्वागत है आपका गोदान की चौपाल में। और इससे पहले कि हम 21वें अध्याय में प्रवेश करें, आपको मैं 20वें अध्याय का थोड़ा सा सार बता दूं, ताकि 21वें अध्याय में जब आप प्रवेश करें तो आपको तारतम्यता बनी हुई नजर आए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो श्रोता के तौर पे आपने महसूस किया होगा कि प्रेमचंद जी जो हैं वो तमाम कथानकों के माध्यम से, तमाम प्रसंगों के माध्यम से उसके जो किरदार हैं उनका रेखांकन इतनी बारीकी से कर रहे हैं कि अब तक 20 अध्याय में जितने भी किरदार हम लोगों से जुड़े हैं, श्रोताओं से, आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। जैसे राय साहब के यहाँ जो धनुष यज्ञ चल रहा था, उसमें जो अतिथि जुटे हुए थे, तो उसमें जो कथानक हैं, जो प्रसंग हैं, उसमें आप देखिए कि आपस के जो वार्तालाप हैं और जो डायलॉग्स हैं किरदारों के, वो इस तरीके से प्रेमचंद जी ने लिखे हैं कि हर एक किरदार का व्यक्तित्व तो एकदम साफ साफ नज़र आता है। आपको याद होगा कि शिकार के लिए 3 टोलियां बन गई थीं, मालती और मेहता की, राय साहब और खन्ना की, और मिर्ज़ा और मिस्टर तनखा की। तो मालती मेहता वाला आपने एपिसोड सुन लिया तो आपको नज़र आया होगा, आपने बिल्कुल एक खाका खींच लिया होगा कि कैसे मिस्टर मेहता हैं और कैसी मिस मालती हैं। उसके बाद राय साहब और मिस्टर खन्ना के जब आपने वार्तालाप सुने तो श्रोता के तौर पे आप बिल्कुल पकड़ पाए होंगे कि कैसे लोग हैं वो, उनका सोचने का तरीका क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है। तीसरे लास्ट जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था वो था 20वां अध्याय, और उसमें जो है मिस्टर तनखा और मिर्ज़ा खुर्शीद, ये तीसरी टोली थी और ये लोग शिकार खेलने निकले थे। और इसमें उनका जो कॉन्वर्सेशन है, जो वार्तालाप है, उसके माध्यम से प्रेमचंद जी ने बताया है कि कैसे मिर्ज़ा खुर्शीद हैं और कैसे मिस्टर तनखा हैं। तो कैसे मिर्ज़ा खुर्शीद हैं, उनका जो खाका खींचा प्रेमचंद जी ने, वो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा नमाजी नहीं है, बहुत ज़्यादा नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी उनको दिखाया कि बहुत अपराइट इंसान है और चुनाव वगैरह लड़े हैं वो। और जो अंतिम मैंने आपको पढ़ के सुनाया था उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको याद दिला दूं तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि क्या बात हुई थी और क्या वाकया हुआ था। जो मिस्टर तनखा थे उनके विषय में प्रेमचंद जी ने लिखा है बाकायदा, आपको याद होगा कि उन्होंने लिखा था कि वो इतने दावपेची और शातिर व्यक्ति हैं कि वो मामला सुलझा सकते हैं, अड़ंगा लगा सकते हैं, मतलब मामला सुलझा भी सकते हैं, अड़ंगा भी लगा सकते हैं। वो इतने शातिर हैं, व्यावसायिक बुद्धि उनकी इतनी तीव्र है कि वो रेत से तेल निकाल सकते हैं और पत्थर पे दूब उगा सकते हैं। मतलब वो असंभव काम को भी अपने आईक्यू से या अपने विट से, अपने इंटेलिजेंस से वो कर सकते हैं। इस तरीके का तो उन्होंने कैरिकेचर जो बनाया था वो मिस्टर तनखा का था। इसमें फिर आपने देखा था कि वो इलेक्शन और डेमोक्रेसी की बातें होने लगी थी। मिर्ज़ा जी को वो जो है चढ़ा रहे थे तनखा की, आप लड़ लीजिए चुनाव, और तो मिर्ज़ा जी थोड़े बेजार नज़र आए 20वें अध्याय में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब बेजार हो गया हूँ और मुझे ये सब ढकोसले पसंद नहीं आते हैं, मैंने बहुत करके देख लिया और डेमोक्रेसी के नाम पे लूट है। पुराने उन्होंने राजाओं और लीडर्स का हवाला दिया कि पुराने लोग जो हैं वो देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए उतरते थे इस क्षेत्र में, अब तो सिर्फ लूट है। अच्छा, उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो ये हुई थी कि वार्तालाप के बीच में ही मिर्ज़ा खुर्शीद ने एक हिरन मार दिया था शिकार में, और वो शिकार जब हो गया था तो वो छोटा सा 10-15 पंक्तियों का प्रेमचंद जी का जो वो वर्णन है, वो आपने अगर ध्यान दिया होगा कि मार तो दिया उन्होंने गोली चला करके, बड़ा अचूक निशाना था, और जब वो उसके पास पहुँचे तो देखा उन्होंने कि हिरन मर चुका है, हिरन का शिकार किया था। उसी वक्त वहीं पर एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था तो वो उतर के आया और उसने देखा कि हिरन का शिकार हुआ है। जब पास पहुंचे मिर्ज़ा जी तो अचानक से उनमें ग्लानि की भावना पैदा हो गई, गिल्ट की फीलिंग आ गई, और उन्होंने कहा, मतलब प्रेमचंद जी ने लिखा है कि ये जो मन के भाव हैं वो प्रेमचंद जी ने लिखे कि मिर्ज़ा जी को लग रहा था कि
कितना सुंदर ये था और कितना स्फूर्त था जब तक इसमें प्राण थे, हिरन में, और अब कैसा निस्पंदित पड़ा है ज़मीन पर। ये दृश्य देख के उनका जैसे एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया वहीं पर, और वो लकड़हारे से उन्होंने कहा कि तुम इसे उठाओ और लेके चलो। तो लकड़हारे को ये लगा कि वो एक किसी पर्टिकुलर गंतव्य तक उसको ले जाना चाह रहे हैं, चूँकि बहुत भारी है, बड़ा हिरन है, तो वो उठा के चलने लगा। लेकिन तनखा जब वहाँ आ जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैंने तो ये इसे दे दिया, अब ये इसके बच्चों का पेट भरेगा ये शिकार। तो मिस्टर तनखा जो हैं वो इस पर नाखुशी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि इतना अच्छा शिकार था, लगा था आज तो मटन मिलेगा, हिरन का जो है कबाब खाने को मिलेंगे, और कहाँ आप जो है इसको दे दिया। तो लकड़हारा भी सुनता है इस बात को, तो वो थोड़ा सहम जाता है, उसको लगता है अरे साहब लोगों ने खुद शिकार मारा और हमको दे दिया। फिर वो कहता है कि अच्छा हुजूर मैं समझ गया, आपने हलाली नहीं की है। तो तनखा तो उनका डिस्प्लेजर शो कराया है प्रेमचंद जी ने, और कहते हैं कि बताइए आप जो है इतने शरीयत के पाबंद तो आप लगते नहीं हैं कि आप जो है मारा हुआ शिकार, खुद मारा हुआ शिकार आपने छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन इंसानियत में मेरा पूरा विश्वास है और मुझे खुशी होगी, आज मैं इसके परिवार की खुशी देखना चाहता हूँ। अचानक से मिर्ज़ा जो है एकदम फिलैंथ्रोपिक मूड में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसके बच्चों का पेट भरेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। फिर वो उससे कहते हैं कि लेके चलो तुम इसको, और फिर वो सब देखते हैं कि बहुत भारी है, कैसे ले चलेगा। फिर वो कहते हैं तुम रख दो, मैं ले चलता हूँ, तुम काफ़ी देर तुम थक गए होगे। तो इस पर भी लकड़हारा कहता है कि हुजूर आप नहीं ले जा पाएंगे। तो उनके अहम पे लग जाता है, उनको लगता है कि इतने डील डॉल वाले मिर्ज़ा जी, और जैसे वो बिल्कुल जो है लकड़हारे ने उनको चुनौती दे दी हो कि आप नहीं उठा पाएंगे। तो कहते कि नहीं रख दो, तुमको क्या लग रहा है मैं उठा नहीं पाऊँगा। तो ये कुल मिला के घटनाएँ 20वें अध्याय में हुई थी। जो ख़ास बात अब तक आप देख रहे हैं, जो पढ़ते वक्त मुझे नज़र आ रहा है और मैं जो कल्पना कर पा रही हूँ कि हर किरदार का इतना बारीक रेखांकन जो प्रेमचंद जी ने किया है, तो ऐसे लगता है कि अगर आप मिस्टर मेहता की बात करें, मालती की बात करें, राय साहब की बात करें, उधर झुनिया और गोबर और हुरी की बात करें, तो आप तो हम लोग तो जैसे सबको जानते हैं कि कौन कैसा है अपने वास्तविक जीवन में, क्या सोचता है, क्या कहता है, वो सब प्रेमचंद जी ने अपने किरदारों से हमें इतना ज़्यादा परिचित करा दिया है। आइए चलते हैं 21वें अध्याय में। वही हिरन ले जाया जा रहा है और इस बार जो है ऑफर किया है मिर्ज़ा जी ने कि मैं लेके चलता हूँ। मिर्ज़ा जी का पुरुषत्व तो अपना और अपमान न सह सका, मतलब जब उसने कहा कि हुजूर आप नहीं उठा पाएंगे। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चले, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पांव थरथराने लगे, आंखों में तितलियां उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और 10-20 कदम और चले। कम वक्त कहाँ रह गया, जैसे मैं इस लाश में, जैसे ऐसे लग रहा है कि लाश में सीसा भर दिया गया हो। ज़रा मिस्टर तनखा की गर्दन पर रख दूँ तो मज़ा आ जाए। मशक की तरह जो फूले चलते हैं, ज़रा इनका मज़ा भी तो देखें। बोझ, लेकिन बोझा उतारें कैसे। दोनों अपने दिल में कहेंगे बड़ी जवामर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम में ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली, कहो मालिक कैसे रंग ढंग है, बहुत हल्का है ना। मिर्ज़ा जी का बोझ कुछ हल्का मालूम होने लगा। बोले उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। लकड़हारा भी पूरी मौज ले रहा है मिर्ज़ा जी की। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो मैं ऐसा नहीं समझता, मुदा आप हैरान ना हो, वह चट्टान है, उस पर उतारने मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ। मगर ये अच्छा तो नहीं लगता ना कि मैं डाला चलूँ और आप लदे चलें। मिर्ज़ा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब भी आ पहुँचे। मिर्ज़ा ने दाना फेंका, अब आपको कुछ दूर और ले जाना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्ज़ा जी का कोई महत्व नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि उन्होंने जितने भी अपने बिजनेस ओरिएंटेड प्रस्ताव मिर्ज़ा जी को रास्ते में दिए थे, अगर आपको याद होगा, वो सारे मिर्ज़ा जी ने खारिज कर दिए थे। और उसके बाद मिस्टर तनखा का मिर्ज़ा जी से बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, मोह भंग हो चुका था। उनको वो बिल्कुल बिना काम के आदमी लग रहे थे। उन्होंने किसी भी प्रस्ताव पे हामी नहीं भरी, उनके सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए थे। तो उसी को यहाँ उन्होंने कोरिलेट किया था कि अब वकील साहब की नज़रों में उनका कोई महत्व नहीं था। बोले माफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का कोई दावा नहीं करना है, बहुत भारी नहीं है, सच बता रहा हूँ। अजी रहने दीजिए, आप अगर इसे 100 कदम ले चलें तो मैं वादा करता हूँ आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे मैं उसे मंजूर कर लूँगा। शर्त लग गई। मैं इन चकमों में नहीं आता हूँ, मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ, वल्ला आप जिस हल्के में कहेंगे खड़ा हो जाऊँगा, जब आप हुक्म देंगे बैठ जाऊँगा, जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीवर, कन्वेसर जो कहेंगे बन जाऊँगा, बस 100 कदम ले चलिए।
मेरी तो ऐसी ही दोस्तों से निपटी है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हैं। तनख्वाह का मन चुलबुला हो उठा। मिर्जा अपने कॉल के पक्के हैं, ये उन्हें पता था, इसमें कोई संदेह नहीं था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले आए, बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते। अगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से चला जाएगा। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा, 4-5 पसेरी होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हो तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। देखिए उनके वन लाइनर्स देखिए प्रेमचंद जी के, थोड़े से जेब में रुपए हों तो बीमारी भी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही, हाँ 100 कदम गिनता चलूंगा, देखिए निकल न जाइएगा। निकल जाने वालों पे तो मैं लानत भेजता हूँ। तनख्वाह ने जूते का फीता सिर से बांधा, कोट उतार कर लकड़हारे को दिया, पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हों। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी। कमर झुक गई, हाथ फुटे और लाश को जमीन पे पटकने ही वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देके आगे बढ़ाया। तनख्वाह ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पांव रख रहे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे शेर, वाह। तनख्वाह ने एक डग और रखा, मालूम हुआ गर्दन टूटी जा रही है। मार लिया मैदान, जीते रहो पट्टे, आगे बढ़ो। तनख्वाह 2 डग और बढ़े, आंखें निकली जा रही थी। बस एक बार और जोर मारो दोस्त, 100 कदम की शर्त है, 50 कदम की ही रही चलो। अब मिर्जा जी मज़े ले रहे हैं तनख्वाह के। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए था। उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियां जवाब दे गई थीं। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुआ था। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत को संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में शहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर टूट गई, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर में चक्कर आया। वो शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया, अपने रुमाल से हवा की और उनकी पीठ ठोकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तनख्वाह ने हाफते हुए लंबी सांस खींच के कहा, आपने तो आज मेरी जान ही ले ली थी। 2 मन से कम का ना होगा ससुर। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं तो इतनी दूर से उठा के लाया। वकील साहब ने खुशामद करना शुरू कर दिया। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआहदा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़ की, इसकी सनद नहीं है। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांख कूक कर 10 कदम इसे उठा लिया तो यह ना समझे कि पास हो गए। इस मैदान में दुर्बल होने पर भी मैं तुमसे आगे रहूंगा। हाँ, कागज तुम चाहे कितना काला कर लो और झूठे मुकदमे चाहे जितने बना लो। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार एक टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उसका स्वागत किया और पूछने लगे, किसने मारा बापू, कैसे मारा, कहाँ मारा, कैसे गोली लगी, कहाँ लगी, इसी को क्यों लगी, हिरन को क्यों नहीं लगी और हिरनों को क्यों नहीं लगी। लकड़हारा हूँ हाँ करता हुआ इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी से दोनों महानुभावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लड़कों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, यह हमारा है। छोटी बहन जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, सिपाही पकड़ के ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर दिया और बोला, बापू लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियां तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली है, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस वेश में मेहमानों के सामने कैसे जाए। और गए बिना काम भी नहीं चलता था, पानी वानी जो देना था। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगवाया गया। सारे गांव को भोज दिया गया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी, मस्त होकर शाम तक गाते रहे और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े और जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गांव से उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो वो यहीं के निवासी हों।
लड़के तो उन पर लदे पड़ रहे थे। कोई उनकी फुन्नेदार टोपी सर पर रख लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पे रख कर अकड़ता हुआ चल रहा था, कोई उनकी कलाई घड़ी खोलकर अपनी कलाई पे बांध लेना चाहता था। मिर्ज़ा ने खूब देशी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदिवासियों के साथ गाने गाए। जब ये लोग सूर्यास्त के समय वहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी उन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कई तो रो रहे थे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। ज़रूर ये कोई राजा नहीं तो इतना दरिया दिल किसका होता है। इनके दर्शन फिर कैसे होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा जी ने पीछे मुड़कर देखा। बोले, बेचारे कितने खुश थे, काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके रोज़ आएँ। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन था। तनखा ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस था। मतलब की कोई बात नहीं हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना मुंह लिए लौटना पड़ रहा है। मिर्ज़ा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थीं। मेहता मुंह लटकाए हुए थे, मालती विमन सी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्ज़ा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्ज़ा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। आज 21वां अध्याय मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अगला जो है वो प्रेमचंद जी ने नए प्रसंग के तौर पे स्टार लगा के शुरू किया है। तो मैं भी नए प्रसंग के तौर पर आपको 22वां अध्याय सुनाऊंगी। बने रहिए तब तक रचना यदुवंशी के साथ, प्रेमचंद जी के साथ और गोदान के साथ। चलती हूँ, अगले रविवार फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।